गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। चलिए, स्वास्थ्य भी आप लोगों का अच्छा होगा और आप लोग त्योहारों का पूरा एंजॉयमेंट कर रहे होंगे। चलिए, आज हम लोग नई कविताओं में आगे बढ़ते हुए, ठीक है, बढ़ते हैं। तो जिन लोगों को अभी नहीं देखना है, आप लोग बाद में भी देख सकते हैं क्योंकि ये वीडियो अपलोड रहेगा। तो हम लोग नई कविता पढ़ रहे थे। नई कविता में हम लोग जो प्रमुख प्रमुख हैं उनको ही पढ़ेंगे। नई कविता का मतलब ये हुआ कि जो 1951 से लेकर के और अब तक की, तो आधुनिक वाले तो उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसी समय वाले जो भी महत्वपूर्ण हैं उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह, इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था और 12 मई 1993 को इनकी मृत्यु मध्य प्रदेश में हुई थी। ठीक है, इंदौर में। तो मध्य प्रदेश में इन्होंने अपने अधिकांशता समय व्यतीत किया। तो इनका यानी कि 13 जनवरी से लेकर के और 13 जनवरी 1911 से लेकर के देहरादून में 12 मई 1993 तक जीवन काल रहा है। ठीक है, तो ये देहरादून से संबंधित है। इसके बाद इनका सम्मान, तो सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार 1977 मिला था। चुका भी हूँ नहीं मैं, चाहे जैसे भी आप लोग, चुका भी नहीं हूँ मैं अभी, ठीक है, या चुका भी नहीं हूँ मैं, तो ये कर लीजिए, कुछ भी है, लेकिन ये इनकी रचना है। चुका भी हूँ नहीं मैं, सही रचना नाम ये है। तो इसमें शमशेर बहादुर सिंह के विषय में हम यदि इन्हें समझते हैं, तो शमशेर बहादुर सिंह प्रगतिवादी भी हैं, ठीक है, प्रयोगवादी भी हैं और आधुनिक काल के हैं, यानी कि ये क्रांतिकारी कवि भी हैं। यानी कि इन्होंने बाद में, नहीं, स्वतंत्रता के बाद का भी समय देखा है, काफ़ी लंबा। स्वतंत्रता के पहले आंदोलन का समय भी इन्होंने देखा है। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने, ठीक है, इतने पास अपने, ये इनके रचनाएं यानी काव्य संग्रह हैं। इन्होंने कविताएं ही क्या की हैं, ज़्यादा लिखी हैं। बात बोलेगी, ठीक है, इनकी कविताएं भी हैं और इनकी जो है ना काव्य संग्रह भी है। उदिता, अभिव्यक्ति का संघर्ष, इसका नाम है उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष। इसके बाद काल तुझसे होड़ है मेरी, ठीक है, वही जैसे कि आप लोगों ने सुना है अटल बिहारी वाजपेयी जी, लिखता हूँ काल के कपाल पर, गीत नया गाता हूँ, ठीक है। तो उसी तरह से इनका भी है, काल तुझसे होड़ मेरी, यानी काल तुझसे होड़ है मेरी, यानी कि होड़ का मतलब है कि समय उसे, यानी कि मनुष्य को जल्दी बूढ़ा करना चाह रहा है, कवि को, लेकिन कवि बूढ़ा नहीं होना चाह रहा है। ठीक है, कवि बूढ़ा नहीं होना चाह रहा है, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। व्यक्ति बूढ़ा हो सकता है, कवि बूढ़ा नहीं होता। ठीक है, कवि जितना ही, यानी कि उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है, उतना ही वो क्या होता चला जाता है, ठीक है, उसकी रचनाओं में प्रगाढ़ता आती चली जाती है। ठीक है, तो काल तुझसे होड़ है मेरी। फिर है कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, अर्थात आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, इसका मतलब है कि कहीं दूर खड़ा हूँ वहाँ से सुन रहा हूँ। तो ये नहीं है, यह नहीं कविता की अभिव्यक्ति है इनकी, कहीं दूर, बहुत दूर से सुन रहा हूँ। फिर है सुकून की तलाश में, ये हर एक की स्थिति है और इनकी बहुत अच्छी कविता है। सुकून की तलाश में हर कोई क्या कर रहा है, यानी कि प्रयासरत है, और उसको, किसी को सुकून किसी में मिलता है, किसी को सुकून किसी भी चीज़ में मिलता है। इनकी ये कविता भी बहुत अच्छी है। तो सुकून हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग जो है वो, मतलब कि सुकून का जो लोगों का लक्ष्य है वो अलग अलग है। ठीक, और दूसरी ये कि जैसे ही एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी इच्छा फिर प्रारंभ हो जाती है, इसलिए व्यक्ति को कभी भी सुकून नहीं मिलता है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को नौकरी चाहिए,
नौकरी प्राप्त होने के बाद वो नौकरी से परेशान हो जाता है, उसे उसमें सुकून नहीं है। जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक परेशान रहता है। इसके साथ कोई किसी व्यक्ति के पास इतना ढेर सारा पैसा हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे सुकून नहीं मिलता है, वो सोचता है मुझे और चाहिए। बाइक होती है तो कार की ज़रूरत है, कार जरूर यानी कि कार है तो हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है, हेलीकॉप्टर है तो जहाज़ की चाहिए। तो कहने मतलब है कि मानव का जो, जब तक अंतर्मन अपने आप खुद उसमें सुकून यानी मैं नहीं महसूस करता है, यानी संतुष्टि नहीं आती, तब तक उसे सुकून नहीं मिलता है। इनका कुल कहने का मतलब ये है। इनकी कुछ गद्य रचनाएं हैं। एक इनका निबंध संग्रह है, वो है दो आब। ठीक है, दो आब। आब का मतलब होता है जल। ठीक है, तो दो आब इनका निबंध है। और एक प्लाट का मोर्चा, ये कहानी संग्रह है। प्लाट का मोर्चा जो है वो इनका कहानी संग्रह है। इसके बाद है अनुवाद। इन्होंने कुछ अलग अलग भाषाओं की किताबों के अनुवाद लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने भाषाएं नहीं लिखी हैं, लेकिन इनके जो अनुवाद लिखा है उन्होंने वो मैंने लिखे हुए हैं। पृथ्वी और आकाश, ये रसियन भाषा की पुस्तक है, उसका इन्होंने क्या किया है, अनुवाद किया है। ठीक है, फिर है षड्यंत्र, फिर कामिनी, हुसु। ठीक है, ये इनकी उर्दू की रचनाएं थी और इनका इन्होंने अनुवाद किया है। और पी कहाँ, पी अलग है और कहाँ अलग है। ठीक है, पी कहाँ, ये भी इनकी उर्दू की, यानी इनकी रचना नहीं है, लेकिन उर्दू की रचना है जिसका इन्होंने अनुवाद किया है। फिर उर्दू साहित्य का इतिहास, ये भी मूल रचना उर्दू में है और उससे इन्होंने क्या किया है, अनुवाद किया है। ठीक है, तो ये थे शमशेर बहादुर सिंह। तो इनकी रचनाएं आप लोग देख लीजिए, या तो मैंने बोला है साथ साथ में लिख भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इनमें इनकी जो रचनाएं ज़्यादातर पूछी जाती हैं वो बात बोलेगी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, और चुका भी हूँ नहीं मैं। ठीक है, ये दो रचनाएं काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। और आप लोग जानते हैं कि चुका भी हूँ नहीं मैं, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1977 का, इसलिए। ठीक है, ये 1975 की इनकी क्या है, ये रचना है। ठीक है, और 1977 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार ज़्यादा पुरानी यानी कि किताबों के लिए नहीं मिलता, 1-2 साल के अंतराल में ही उसका प्रकाशन होता है, तभी साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान मिलता है। तो ये शमशेर बहादुर सिंह थे। देहरादून से इनका यानी कि इनका जन्म हुआ था। मूलतः ये मतलब इनके घर वाले जो थे वो मुजफ्फरनगर के थे। ठीक है, तो इनके पिताजी यहाँ पर नौकरी करते थे देहरादून में, तो वहाँ पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगले लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, ये उतने मुख्य प्रमुख नहीं हैं, लेकिन क्योंकि नेट में ये सिलेबस में हैं, इसलिए इन्हें थोड़ा सा पढ़ लेना ज़्यादा सही है। तो इनका उतना विस्तार से तो अब हम दोनों को नहीं पढ़ेंगे, भवानी प्रसाद मिश्र और सुदामा पांडे ये दोनों हैं और नेट में हैं, तो इसलिए संकलित है, इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है इसको। ठीक है, तो भवानी प्रसाद मिश्र ये 1914 से लेकर 1985 तक इनका यानी जीवन काल रहा है। 1914 में जन्म, 1985 में इनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। ठीक है, इन सबसे ज़्यादा ये प्रसिद्ध हुए हैं गीत फरोश से। ठीक है, गीत फरोश इनके क्या है, रचना है। और जो है गीत फरोश रचना के कारण ही काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। इसलिए ये वो मत समझिएगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए यानी का यानी कि देखना है जोर कितना बाजुए का थे, नहीं, गीत फरोश अलग है। ठीक है, लेकिन इनकी गीत फरोश काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है और गीत फरोश नेट में संकलन है। ठीक है, और फिर है यानी कि गीत फरोश के बाद है चकित है दुख, इस बाद बुनी हुई रस्सी। ठीक है, बुनी हुई रस्सी, ये मूलतः ग्रामीण क्षेत्र के थे। ठीक है, तो इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित रचनाएं लिखी हैं। और उसमें एक और भी है, इनकी कविता है कौन किस जंगलों में। ठीक है, वो उत्तर प्रदेश में है, कुछ जंगलों का नाम है, किन जंगलों में, कविता मुझे ध्यान नहीं है उनकी। ठीक है, खुशबू के शिलालेख, ये इनकी रचनाएं हैं, मतलब काव्य संग्रह हैं। बुनी हुई रस्सी के बाद आता है खुशबू के शिलालेख। बुनी हुई रस्सी का मतलब है कि वही वाला है कि एक एक रेशा अलग यानी कि
वो बहुत कोमल होता है, और जब उसे यानी कि इकट्ठा कर दिया जाता है, रस्सी बना दिया जाता है, तो इतना मजबूत हो जाता है कि हाथी को भी बांध सकता है। खुशबू के शिलालेख, यानी कि उसमें एकता में शक्ति है। खुशबू के शिलालेख और व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत का मतलब खुद से संबंधित है। ये व्यक्तिगत सिर्फ नाम की इनकी क्या है, रचना है, व्यक्तिगत। इसके बाद है इनमें इदम नमम, ठीक है, इदम नमम का मतलब है कि ये मैं नहीं हूं, इदम नमम। तो इदम माने ये है, ना माने नहीं, मम माने मैं। ये संस्कृत है, और क्योंकि नाम से भी आप देख रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है, तो इनको संस्कृत के भी क्या थे, प्रकांड विद्वान थे। फिर अनाम तुम आते हो, यानी कि जो आते हैं उसका कोई नाम नहीं है, ये इनकी काव्य संग्रह भी है, ठीक है, कविता भी है। त्रिकाल संध्या, त्रिकाल संध्या आप जो जानते हैं कि संध्या तीन होती हैं, प्रातःकालीन, मध्य यानी कि प्रातःकालीन संध्या, मध्याह्न संध्या, फिर सायंकालीन संध्या। संध्या का मतलब पूजा करने का वक्त, और उस समय अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है, यही त्रिकाल संध्या है। फिर तीनों कालों की संख्या, कालजयी, कालजयी का मतलब है यानी कि जिसका काल भी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, यानी कि जो कालजयी, आप लोग समझते हैं ना, जैसे कालजयी रचनाएं हैं ये आती है। फिर संप्रति, ठीक है, फिर नीली रेखा तक, नीली रेखा तक का मतलब है आसमान तक, नीली रेखा मतलब है आसमान, तो ये हो गया आसमान तक। इस बाद है तूस की आग, ये भी इनकी रचना पूछी गई है, तूस की आग। ये मेरे कोहरे हैं, ये मेरे कोहरे हैं, ठीक है। कोहरा क्या होता है, कोहरा ऐसा होता है जो क्या होता है, सही तरीके से, यानी वो धुंधला होता है। तो ये मेरे कोहरे हैं, ये इनकी क्या है, रचना है। गांधी पंचसती, ठीक है, इसमें गांधी के जो है ना 50 वर्षों का, इसमें इन्होंने लेखा जोखा प्रस्तुत किया है, गांधी पंचसती, ठीक है, गांधी जी के 50 वर्षों का लेखा जोखा इन्होंने प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद अगले जो यानी कि वो हैं, वो सुदामा पांडे यानी धूमिल, एक क्रांतिकारी यानी रचनाकार हैं, इसलिए इनको भी क्या है, पढ़ना जरूरी है। इनका जो समय है वो 1936 से लेकर के 1975 तक है। तो देख सकते हैं कि बहुत कम समय जो है ना इनके पास रहा है, यानी बहुत कम समय तक जीवित रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो रचनाएं की हैं, ठीक है, वो समझ सकते हैं कि वो कालजयी रचनाएं हैं, ठीक है। तो इसमें यानी कि इनकी जो रचनाएं हैं वो संसद से सड़क तक, ठीक है, सबसे जो इनकी वो है प्रसिद्ध रचना है, वो संसद से सड़क तक है, ठीक है। तो संसद से सड़क तक इनकी रचना है। कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे का मतलब हुआ, यानी कि जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरी बातें तुम्हें यानी तब समझ में आएंगी, आज मेरी बातें तुम्हें समझ में नहीं आती हैं, यही है कल सुनना मुझे, ठीक है। सुदामा पांडे का जनतंत्र, तो समझ रहे हैं कि कितने क्रांतिकारी क्या रहे हैं, लेखक रहे हैं। तो सुदामा पांडे का जनतंत्र, जिन्होंने संसद से सड़क तक लिखा है, सड़क से संसद तक जो है ना होता तो मैटर है, तो संसद से सड़क तक इन्होंने लिखा हुआ 20 साल बाद, ठीक है, ये 20 साल बाद इनकी रचना है। अब इसके बाद है अकाल दर्शन, ठीक है, अकाल दर्शन इन्हीं की रचना है। मोचीराम, अकाल दर्शन और मोचीराम, ठीक है, ये दोनों रचनाएं इनकी नेट में सिलेबस में हैं, ठीक है, नेट के सिलेबस में ये दोनों इनकी रचनाएं संकलित हैं, इसलिए इन्हें पढ़ा जाना, ठीक है, ज़्यादा उचित रहा है, ठीक। तो इसके बाद प्रौढ़ शिक्षा, भाषा की रात, ठीक है, शहर का व्याकरण, ये इनकी जो है कुछ मतलब कि कविता संग्रह तो नहीं है, लेकिन ये कविताएं भी हैं इनकी। शहर का व्याकरण, सच्ची बात, पटकथा, मकान, मुनासिब कार्रवाई, ठीक है, मुनासिब कार्रवाई एक है, यानी कि भाषा की रात, शहर का व्याकरण, शहर का व्याकरण का मतलब शहर की समझ, ठीक है। फिर है सच्ची बात, शहर का मतलब किसी शहर को समझना, कहाँ कौन से लोग किस तरह से रहते हैं, कौन सी कहाँ समस्याएं हैं, उन सभी चीज़ों के विषय में इसमें प्रस्तुतिकरण किया गया है। फिर है सच्ची बात। फिर इसके बाद है पटकथा, ठीक है, पटकथा,
अगली रचना है इनकी मकान, ठीक है। फिर इसके बाद है मुनासिब कार्यवाही, यानी कि सही कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही जिसे आप कह सकते हैं। तो मुनासिब जो शब्द है, ठीक है, ये अरबी भाषा का शब्द है, तो मुनासिब कार्यवाही ये इनकी रचना है। तो ये सुदामा पांडे धूमिल, ठीक है। तो सुदामा पांडे वो धूमिल इनकी वो है, क्या बोलते हैं, इनका सरनेम कह सकते हैं। अब अगले एक और लेखक हैं, ठीक है, उनका नाम है, कुछ इनकी रचनाएं थोड़ी बहुत वो भी हमको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। गिरजा कुमार माथुर, आप लोगों ने नाम सुना होगा। गिरजा कुमार माथुर 1919 से लेकर के 1994 तक, ठीक है, इनका रचना काल माना जाता है। यानी कि ये 1919 में जन्म हुआ, 1994 में उनकी क्या हुई, मृत्यु हुई, ठीक है, गिरजा कुमार माथुर। तो चलिए इनकी रचनाएं देख लेते हैं। चाहे तो आप लोग साथ में लिख सकते हैं। मंजीर, मंजीरा नहीं है, मंजीर काव्य संग्रह है ये। फिर है नाश और निर्माण, जानते ही हैं, ठीक है, यानी कि नाश का मतलब समापन और निर्माण का मतलब पुनर्निर्माण, ठीक है, नाश और निर्माण। फिर है धूप के धान, धूप के धान, धान जो है ना धूप में नहीं होता, बादल में और पानी में होता है। धूप के धान का मतलब होता है कि जो काफी समस्याओं के बाद क्या हुआ हो, बना हुआ हो, तो धूप के धान आ गया। इस बात है शिला पंख चमकीले, क्या चीज, शिला पंख चमकीले, शिला पंख चमकीले इनकी रचना है, जो बंध नहीं सका, ठीक है, ये रचना है जो बंध नहीं सका। इसके साथ है ये जो बंध नहीं सका, जो बंध नहीं सका। इसके बाद है छाया मत छूना मन, यही इनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रचना है, छाया मत छूना मन। कहीं पर छाया मत छूना सिर्फ आता है, कहीं लिखा होता है छाया मत छूना मन, तो छाया मत छूना मन। इस बाद है पृथ्वी कल्प, ठीक है, पृथ्वी कल्प, कल्प का मतलब समय होता है, ठीक है, कल्पांतर, ये भी क्या है, यानी कि समय को बोधित करवाता है, ठीक है। यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कट रहा हो, तो एक कल्पांतर लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या है, कल्पांतर इनकी ये रचना है। इस बाद है मैं वक्त के हूँ सामने, ये भी इनकी रचना क्या है, काफी प्रसिद्ध है, मैं वक्त के हूँ सामने। फिर है मुझे और अभी कहना है, मुझे अभी और कहना है। तो मुझे अभी और कहना है, इसका मतलब है कि जैसे चुका नहीं हूं मैं अभी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये उसी तरह से रचना हो सकती है कि मुझे और अभी कहना है। फिर है भीतरी नदी की यात्रा, ठीक है, तो भीतरी नदी की यात्रा इनका ये कविता के ही अंतर्गत आता है, इसे आप लोग यात्रा वृत्तांत मत समझना, ठीक है। भीतरी नदी की यात्रा के जो है विषय में इन्होंने क्या किया है, लिखा हुआ है, ठीक। तो चलिए ये हमारे 4 लेखक आज समाप्त हो गए। कौन कौन से, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, सुदामा पांडे धूमिल और गिरजा कुमार माथुर, ठीक है, ये 4 जो लेखक थे, प्रमुख लेखक, वो इसके अंतर्गत थे और इन्हें हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अब एक लेखक और पढ़ेंगे, तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लास समाप्त करेंगे, ठीक है। तो एक लेखक और भी हम लोगों को पढ़ना है। अब हमको पढ़ना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को पढ़ना है। ये भी एक क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं और इन्होंने दोनों यानी दौर देखा है, स्वतंत्रता आंदोलन भी देखा है और स्वतंत्रता आंदोलन के बाद इन्होंने यानी गांधी युग भी देखा है, गांधी के बाद का भी देखा है।
इंदिरा गांधी जी के युग को भी देखा है। ठीक है, तो इन्होंने जो है अलग, यानी कि इन्होंने जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों को देखा भी है, झेला भी है। ठीक है, तो उनको भी इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक जो कवि हैं उनमें ये इनका प्रमुख स्थान आता है। तो ये 15 सितंबर 1927 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पर? बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 15 सितंबर 1927 बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 23 सितंबर 1983 में हुई। मृत्यु 23 सितंबर 1983, 17 सितंबर से 23 सितंबर तक, यानी सितंबर का महीना ही है जन्म का भी और मृत्यु का भी, इनके दोनों। इसके बाद इन्हें पुरस्कार के रूप में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1983 का, जो इनकी रचना थी खूंटियों पर टंगे लोग। ठीक है, खूंटियों पर टंगे लोग के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद इन्होंने दो पत्रिकाओं का, प्रमुख पत्रिकाओं का, यानी कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी भी क्या हैं, तार सप्तक के कवि हैं। और इन्हें फिर उन्होंने जो आगे हैं उन्होंने दिल्ली बुला लिया। दिल्ली बुलाकर उनको दिनमान का संपादक बना दिया। फिर उन्होंने एक बाल पत्रिका थी जिसका नाम था पराग, इसका भी संपादन इन्होंने किया। तो दिनमान पत्रिका का मतलब है यानी कि समाचार पत्र, दिनमान समाचार पत्र का भी इन्होंने यानी कि वो संपादन किया और पराग का भी संपादन किया। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं इनकी रचनाएं। तो इनकी रचनाओं में है काठ की घंटियां। ठीक है, तो घंटियां काठ की नहीं बजती हैं, घंटियां बजती किसकी हैं? घंटियां बजती हैं जो मेटल से बनी होती हैं, जो धातु से बनी होती हैं। ठीक है, काठ की घंटियां सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं, मतलब सिर्फ बच्चे के मन बहलाने के लिए होती हैं। इसी चीज़ को इन्होंने क्या किया है, प्रस्तुत किया है। यानी जो स्वतंत्रता है वो काठ की क्या है, घंटी की तरह है, और जो संसद है वो भी क्या है, काठ की घंटी की तरह है। तो यानी कि वो बजने के लिए नहीं, कार्य करने के लिए नहीं बनाई गई ये, अर्थात स्वतंत्रता जो प्राप्त हुई है, ठीक है, वास्तव में जिसके लिए हमारे जो मतलब कि सेनानियों ने, वीर सेनानियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना जान कुर्बान किया, ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं मिला। फिर है बांस का पुल। ठीक है, बांस का पुल, कोई भरोसा नहीं होता कब टूट जाए। ठीक है, कहाँ से मजबूत है और कहाँ से क्या है, ये कच्चा है। ठीक है, तो ये बांस के पुल की हालात है। इस बाद है एक सूनी नाव। एक सूनी नाव इनके क्या है, एक रचना संग्रह है। फिर है गर्म हवाएं। गर्म हवाएं भी क्या है, रचना संग्रह इनका। कुआनो नदी। ठीक है, कुआनो नदी सोचते हैं कि यात्रा वृत्तांत है, नहीं, ये कुआनो नदी जो है इनकी ये रचना संग्रह है। ठीक है, नहीं, काव्य संग्रह है कुआनो नदी। इस बाद है जंगल का दर्द। आप समझते होंगे आप लोग कि ये सांस्कृतिक वो जो है ना, पर्यावरणीय यानी रचना होगी इनकी। खूंटियों पर टंगे लोग। ठीक है, खूंटियों पर टंगे लोग का मतलब है कि जैसे खूंटियों पर कपड़े टांग दिए जाते हैं, ठीक है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई औकात नहीं होती है। जब जो यानी ज़रूरत पड़ती है तब क्या करते हैं लोग, उतार उतार करके और उसको पहन करके चल देते हैं। उसी प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद जो प्रजातंत्र में लोग हैं, ठीक है, वो क्या हैं, वो सिर्फ स्वतंत्र कहने के लिए होते हैं, सिर्फ 5 साल में एक बार वोट डालने के लिए जाते हैं, बस। ठीक है, यही है खूंटियों पर टंगे लोग। इस बात है कोई मेरे साथ चले। इनकी क्या है, कोई मेरे साथ चले, यानी कि मेरे अनुसार सोचे, मेरे अनुसार समझे, ठीक है, और मेरे अनुसार क्या करे, चल करने की कोशिश करे। तो कोई मेरे साथ चले, इनका जो है ये काव्य संग्रह है। इस बात है क्या कहकर पुकारूं। क्या कहकर पुकारूं, तो इनकी एक रचना है, क्या कहकर पुकारूं। फिर है मेघ आए। ठीक है, तो मेघ आए का मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, बादल आए। अब बरसेंगे या नहीं बरसेंगे ये मतलब नहीं है। ठीक है, बादल तो आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन जो है वो बदले या यानी बरसे या नहीं बरसे। ठीक है, फिर है काला कोयल। ठीक है, कोयल तो क्या होती है, यानी उसकी यानी वही काली होती है दिखाई पड़ने पर,
सामने से दिखाई पड़ती है तो वो सही लगती नहीं है, लेकिन जब वो बोलती है उसका वास्तविकता तब पता चलता है। एक छोटी सी मुलाकात, ठीक है, इनकी काव्य यानी रचना है एक छोटी सी मुलाकात। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं सब इम्पॉर्टेंट है। कोई भी इनकी रचना इनकी क्या कर ली जाती है, पूछ ली जाती है। फिर है चलो घूम आए, चलो घूम आए, ठीक है। एक रचना है इनकी चांदनी की 5 परतें, चांदनी की 5 परतें। चांदनी में 5 परत नहीं होती है, चांदनी में सिर्फ एक ही परत होती है, लेकिन उन्होंने चांदनी की 5 परतें लिखी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 प्रकार की चांदनियाँ होती हैं। फिर है पिछड़ा आदमी। अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है, कि आदमी को जो है लक्ष्य बना करके, नहीं सामान्य जनता को लक्ष्य बनाकर इन्होंने अपनी कविताएं लिखी। फिर खाली समय में, खाली समय में, तो खाली समय में, ठीक है, इनका क्या है, काव्य संग्रह है। इसके बाद है आज पहली बार प्रार्थना, आज पहली बार प्रार्थना, ये भी इनकी क्या है, काव्य रचना है, ठीक है। इनकी 2 प्रमुख कविताएं हैं, वो मैंने यहाँ पर यानी कि लिखने की कोशिश किया है, जो एनसीईआरटी में क्या है, संकलित है, ठीक है। एक है लीक पर वे चलें और दूसरा है काला तेंदुआ। इन्होंने जो काला तेंदुआ लिखा था, ठीक है, वो जब इमरजेंसी लगी थी तो उस समय के विषय में, ये 2 पदों की रचना है इनकी, काला तेंदुआ। तो इसमें ये कह रहा है, यानी कि इन्होंने लिखा है कि काला तेंदुआ जिस प्रकार से क्या करता है, मतलब कि अपने शिकार को उसमें चट्टान में जो है वो पसरा हुआ है और चट्टान में पटक पटक करके और मारता है और खा जाता है, और चारों तरफ उसका चट्टान में खून बिखरा पड़ा होता है। इसी प्रकार से मतलब कि जो काला तेंदुआ है वो, यानी कि काला तेंदुआ का मतलब है कि जो इमरजेंसी रूपी, ठीक है, क्या है, काला तेंदुआ है, वो अपना जो जो असर कर रहा है उसका इन्होंने क्या किया है, इसमें वर्णन करने की कोशिश की है, ठीक है। और लीक पर वे चलें, लीक का मतलब होता है कि जो रास्ता पहले से बन गया है तो उस पर चलने वाले, तो लीक पर वे चलें। और जिनको क्या है, अपना कोई एक नया रास्ता नहीं चुनना है, और लीक से वे हट कर चलें जिनको अपना रास्ता क्या करना है, चुनना है, ठीक है। तो इसके बाद ये सभी अभी तक इनकी क्या थी, काव्य रचनाएं थी। इनमें खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, काठ की घंटियां कई बार पूछा गया है, ठीक है। एक सूनी नाव, कोई मेरे साथ चले, क्या कहकर पुकारूं, एक छोटी सी मुलाकात, और पिछड़ा आदमी, आज पहली बार प्रार्थना। ये रचनाएं हैं कुछ जो प्रमुख क्या होती हैं, बार बार पूछ ली जाती हैं इनकी। इस बाद है उपन्यास। तो उपन्यास में इनके उपन्यास कुछ हैं, पागल कुत्तों का मसीहा। और आप लोग जानते हैं कि उपन्यास संग्रह नहीं होता, उपन्यास सिर्फ अपने आप में एक उपन्यास होता है। तो पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, तो सोया हुआ जल, अब मानवीकरण इसे कह सकते हैं आप, यानी कि जल, पानी कभी सोता है क्या, नहीं सोता, तो सोया हुआ जल। उठे हुए रंग, उठे हुए रंग, बाद में सोने चौखटे नाम से ये क्या हुआ, प्रकाशित किया गया। पहले ये उठे हुए रंग नाम से प्रकाशित हुआ, फिर सोने चौखटे नाम से प्रकाशित हुआ। तो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये बाद में इस नाम से क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। इसके बाद है कच्ची सड़क, और ये कई बार इनका पूछा गया है। कच्ची सड़क, और कच्ची सड़क किस विधा की क्या है, रचना है, ये भी पूछा गया है। अंधेरे पर अंधेरा, तो पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, उठे हुए रंग यानी कि सूने चौखटे, और कच्ची सड़क, और अंधेरे पर अंधेरा, ये इनके क्या है, उपन्यास है। इसके बाद इनके नाटक, ठीक है। इनका नाटक बकरी है। ये समझ लीजिए कि ये सबसे प्रसिद्ध नाटक है बकरी, ठीक है। ये बकरी नाटक आपातकाल में लिखा गया था, और जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोग यानी ध्यान समझिएगा और उसे सुनिएगा। इसमें आपातकाल में प्रतिबंधित कर दिया गया था इसको, बकरी नाटक को, ठीक है। और एक जगह है मारिसस, विदेश, मारिसस में भी यहाँ के जो यानी कि वो हैं तब के हुक्मरान हैं, ठीक है, यानी प्रधानमंत्री वगैरह जो थे,
उन्होंने वहाँ भी उसको प्रतिबंधित करवा दिया था, मॉरिशस में। ठीक है, बकरी नामक नाटक को। बकरी नामक नाटक, ठीक है, कई भाषाओं में अनुवादित हुआ और कई भाषाओं में इसका मंचन किया गया, अनेकों भाषाओं में, यानी कि इसका मंचन किया गया बकरी नाटक का। ठीक है, कभी आप लोगों को मौका मिलेगा तो आप लोग क्या करिएगा, इनका बकरी नाटक पढ़िएगा। वैसे तो लगभग आधा घंटा पौन घंटा आप लोगों का 1 घंटा भी बर्बाद हो सकता है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें इसका उद्देश्य क्या है, जो गांधीवादी मुखौटा लोग ओढ़े हैं ना, उसका पर्दाफाश करना है। ठीक है, यानी कि गांधीवादी मुखौटों का पर्दाफाश करना इस नाटक का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, यानी कि जो तब तत्कालीन कांग्रेस की सरकारें चल रही थीं, और कांग्रेस की सरकारें क्या किस पर चल रही थीं, किस सिद्धांत पर, गांधीवादी सिद्धांत पर। तो यानी कि उस समय जब आपातकाल लागू हुआ तो उस समय गांधीवादी जो मान्यताएं हैं उन सभी मान्यताओं को क्या कर दिया गया, ठीक है, हनन कर दिया गया। उसी चीज़ को सबको ये प्रस्तुत करने की कोशिश की गई बकरी नाटक में। इसलिए इसे क्या किया गया, मैंने आप लोगों को पहले बताया जो काला तेंदुआ है वो भी क्या है, आपातकाल पर लिखी गई रचना है। ठीक है, तो इस पे तुरंत प्रतिबंध लगा दिया गया, और इसमें भारत छोड़िए विदेश में भी तक में भी प्रतिबंधित लगा दिया गया था। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, और इसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ, और कई भाषाओं में इसका मंचन भी हुआ। मंचन का मतलब है कि नाटक खेला गया उसमें। जैसे देहरादून में है, उसमें टाउन हॉल, शायद नगर निगम में है, वहाँ पर नाटक कई बार हुआ करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद है लड़ाई। ठीक है, लड़ाई इनका अगला नाटक है। दूसरा, अब गरीबी हटाओ। ठीक है, नारा दिया गया था ना बाद में, गरीबी हटाओ, तो अब गरीबी हटाओ, यानी कि अभी तक क्या किया गया है, जो अब गरीबी हटाओ की बात आई, यानी कि इतने साल हो चुके हैं, अभी तक जब गरीबी नहीं हटी तो गरीबी हटाओ का नाटक क्यों दिया जा रहा है। ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्त करने का हमें हमें फायदा क्या हुआ, हम तब भी जो जैसे थे वैसे आज भी हैं। कल भात आएगा। आप लोगों को कुछ को पता हो सकता है, कुछ को नहीं हो सकता है। जब शादी वगैरह होती है, तो लड़की की शादी होती है, लड़का की शादी हो, तो जो लड़की या लड़के का मामा होता है, यानी लड़की का मामा अपने मतलब बहन के यहाँ, यानी वो जो है कुछ मदद करने के लिए ले करके आते हैं, तो उसे भात बोला जाता है। अभी राजस्थान वगैरह में कुछ जगहों पर हैं, देनी देखे हैं कि वहाँ 10-10, 11-11 करोड़ रुपए का, 2-2 करोड़ रुपए का भात दिया गया। तो भात का मतलब ये होता है मदद करना। तो लड़की की शादी होती है तो लड़की के लिए यानी कि लड़की की शादी के लिए अपनी बहन को, या जो यानी कि उसकी लड़की के पिता या उसके भाई, ठीक है, वो आते हैं और अपनी बहन या बेटी की मदद करते हैं, जिससे कि उसकी लड़की का विवाह अच्छी तरह के हो जाए। उसे भात बोला जाता है। ठीक है, तो कल भात आएगा। ठीक है, इनका क्या है, यह नाटक है। तो और ये मतलब भात को एक अधिकार की तरह माना जाता है इधर की तरफ, और मतलब और नीचे उतर जाएं तो वहाँ उधर की तरफ भात वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ये राजस्थान, सॉरी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, इसके ही इलाकों के आसपास में, और राजस्थान की तरफ छूता हुआ जो इलाका है वहाँ भात का प्रचलन है। क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे यही होता है कि मतलब कि जो लड़की, यानी कि जो लड़की की जहाँ शादी करते हैं वो ज़्यादातर गरीब वगैरह होते हैं लोग, तो उसकी मदद करने का वो कॉन्सेप्ट था। अब जो है उसे लोगों ने दिखावा कर दिया, जिसके पास जितना होता है बढ़ चढ़ करके दिखावा करते हैं, यानी मदद करते हैं। तो हवालात, हवालात आप लोग जानते हैं। रूपमती तथा बाज बहादुर, ये लिखा है रूपमती तथा बाज बहादुर लिखा हुआ है। ठीक है, बाज बहादुर, तो ये यानी कि नाटक ही है बाज बहादुर। रूपमती तथा बाज बहादुर, ये इनके क्या थे, यानी नाटक। बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, कल भात आएगा, हवालात, रूपमती तथा बाज बहादुर। इसके बाद इनकी कुछ यानी कि रचनाएं हैं जो यात्रा संस्मरण के नाम जानी जाती हैं। तो यात्रा संस्मरण इनमें कुछ रंग कुछ गंध, तो कुछ रंग और कुछ गंध इनका क्या है, यात्रा संस्मरण है।
इसके बाद बाल कविताएं और बाल नाटक हैं। दो बतूता का जूता, ठीक है, ये बाल कविता है। और महंगू की टाई, ये बतूता का जूता और महंगू की टाई इनकी बाल कविता है। इसके बाद बाल नाटक भौं भौं खों खों, ठीक है, और लाख की नाक, ये इनकी जो है यानी कि बाल नाटक है। तो इनकी बाल कविता में बतूता का जूता और महंगू की टाई, और बाल नाटक में भौं भौं और खों खों और लाख की नाक। तो यानी कि रचनाएं, बाल रचनाएं ऐसी होती हैं जिससे कि क्या होता है, कुछ बच्चे उसमें की तरफ आकर्षित हो, अलग सा हो, ठीक है। तो इन्होंने ये, यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने ये लिखा था। और अब आप लोगों से विदा लेने का समय आ गया है, तो मिलेंगे अगली क्लास में। तो आप लोग जो है, यदि अभी तक यानी इस क्लास में साथ में नहीं पढ़े हों तो बाद में भी पढ़ सकते हैं, और ये यहीं पर अपलोड रहेगा। लिंक पे क्लिक करेंगे आप लोग, सीधा क्या हो जाएंगे, वहाँ पर पहुँच जाएंगे और फिर यानी कि पढ़ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं, ठीक है, अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और घर के जो बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखिएगा। और छुट्टियों के बाद हम लोग ऑफलाइन क्लास में मिलते ही हैं, तो तब फिर हम लोग ऑफलाइन क्लासेस प्रारंभ करेंगे। तो ओके, ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।